नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के मीटिंग हॉल में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि धनंजय ठकराल कंपनी की हालत सुधारने के बारे में मिस्टर कपूर से बात करता है, लेकिन उसके पास तो ना ही फंड थे और ना ही कुछ और था, तो वह धनंजय ठकराल से ही मदद मांगता है। इसीलिए वह कड़क आवाज में बोले, ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो तुम अपनी जेब से इन्वेस्ट करो और इन सभी हालत को ठीक करो और बाद में उन पैसों को खींच लो, या फिर अनाया बिटिया के नाम पर जो शेयर है उसका प्रॉफिट एक पार्टिकुलर अकाउंट में जाता है, मैं उसमें से तुम्हें पैसे दूंगा इन्वेस्ट करने के लिए। यह सुनकर वहां बैठे सभी शेयर होल्डर की आंखों में चमक आ गई। यह सुन मिस्टर कपूर का काफी खुश हो गया था कि उसे और पैसे लूटने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसकी सोच में पानी फेरते हुए धनंजय ठकराल बोले, लेकिन उसकी एक शर्त है। यह सुनकर राजेश कपूर गंभीर आवाज से बोला, आप जो भी कहे मैं शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। उसे इस तरह से बेचैन देख अनाया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि राजेश कपूर एक और जाल में गिरने वाला था। वह जितना धनंजय ठकराल को जानती थी, वह राजेश कपूर के लिए कोई इजी ऑप्शन तो नहीं देने वाले थे, और उनकी बात सही भी थी। धनंजय ठकराल की अगली बात सुनकर उसके भी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि धनंजय ठकराल अपनी बात पूरी करते हुए बोले, उसके बदले तुम्हें मुझे गारंटी के तौर पर कुछ शेयर देने होंगे। यह सुनकर राजेश कपूर का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उसके पास तो बस 3% शेयर थे, वह भी उसने इलीगल मार्केट से उठाए थे, जिस बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और धनंजय ठकराल को यह पता था, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी थी। तभी राजेश कपूर गुस्से में बोला पड़ा, लेकिन यह कंपनी अनाया की ही है, यह उसकी मां की कंपनी है, तो उसे बचाने के लिए अगर वह पैसे हम इस्तेमाल भी कर ले तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वह इस वक्त काफी बेशर्म हो रहा था। थोड़ी देर पहले वह अनाया को इस कंपनी से निकाल रहा था और यह कंपनी खुद की बता रहा था, लेकिन जब पैसे लगाने की बारी आई तो यह कंपनी अनाया की बन गई। उसकी बेशर्मी देख वहां बैठे कुछ शेयर होल्डर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसमें से एक शेयर होल्डर बोला, मिस्टर ठकराम सही कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही तुम अनाया को इस कंपनी से बाहर फेंक रहे थे, जैसे उसका इस कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ तक कि तुमने तो अपनी गोद ली हुई बेटी को भी उसकी जगह पर बिठा दिया था। अब जब पैसे लगाने की बारी आई तो तुम बेशर्म होकर ऐसे ही पैसे मांग रहे हो। बिजनेस बिजनेस होता है, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। यह सारी प्रॉब्लम तुम्हारी लापरवाही और तुम्हारी लालच की वजह से शुरू हुई है, तो इसका भुगतान भी तुम्हें ही करना होगा। तभी सिंघानिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आग ने धी डालने हुए बोला, और साफ साफ हम सबको बताया गया था कि अगर यह कंपनी तुम चला नहीं पाए तो हम तुम्हें रिप्लेस कर दे। अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हें कंपनी चलानी है या फिर कंपनी से निकल जाना है, और अगर कंपनी का सीईओ बने रहना है तो तुम्हें रिप्लेसमेंट में कुछ देना ही होगा। उन सब की बातें सुनकर राजेश कपूर अंदर से आग बबूला हो रहा था, लेकिन वह कंपनी के सीईओ की पोस्ट नहीं छोड़ सकता था। अगर उसने यह सीट छोड़ी तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, वह फिर कंपनी में कभी कदम भी नहीं रख पाएगा। वह ना चाहते हुए भी नफरत से बोला, ठीक है, मैं मार्केट से कुछ शेयर्स उठाए थे, मैं गारंटी के तौर पर वह शेयर्स अनाया के नाम कर दूंगा, आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। यह सुनकर धनंजय ठकराल टेढ़ी मुस्कान के साथ बोल कर दूंगा नहीं, आज ही होगा, दोनों पेपर्स आज ही साइन होंगे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है तुम अनाया को पसंद नहीं करते और मुझे तुम पर यकीन नहीं, और यह सारे लीगल प्रोसीजर है, उन सभी पैसों को मैं मैनेज करता हूँ, और जहां भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ वहां पर सारी लीगल प्रोसीजर पूरी होती है, और उन कागजों पर नाम भले ही अनाया बिटिया का होता है और वह शेयर्स भी अनाया के नाम ट्रांसफर होंगे, लेकिन सिग्नेचर मेरे होगी, ताकि तुम इसे और धोखा ना दे सको। यह सुनकर राजेश कपूर की मुठिया कस गई, क्योंकि सच में उसका यही प्लान था। आज वह फंड ट्रांसफर करवाने वाला था, बाद में शेयर ट्रांसफर के लिए वह कोई ना कोई बहाना टाल देता। वैसे भी अनाया उसी के घर में रहने वाली थी, वह कौन सा कहीं जाने वाली थी, और वह आज नहीं तो कल अनाया को इस बात के लिए मना ही लेता। और अनाया के मान जाने के बाद तो धनंजय ठकराल भी कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन उसकी भूरी सोच पर बुरी तरह से धनंजय ठकराल ने पानी फेर दिया था। तभी वहां पर एक आदमी आया, वह धनंजय ठकराल का सेक्रेटरी था। वह कुछ कागज आगे करता है
धनंजय ठकराल उन कागज को एक बार देखकर हल्के से पढ़कर राजेश कपूर की ओर बढ़ाते हुए बोला, इन कागजों पर साइन करो। अगले 10 मिनट में पैसे कंपनी के अकाउंट में आ जाएंगे। यह सुनकर राजेश कपूर की आंखें छोटी हो गई। वह गौर से उन पेपर्स को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पेपर्स पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी मुठिया कस रही थी। वह गुस्से में धनंजय ठकराल से बोला, यह क्या है? अगर पैसे डूब गए तो तुम वह शेयर्स मुझे कभी वापस नहीं दोगे। ऐसा नहीं हो सकता। धनंजय ठकराल कड़क आवाज में बोला, बिजनेस में यही होता है। अगर आप उधार पैसे लेते हो और जो भी चीज गारंटी पर लगी है, अगर आप पैसे नहीं लौटाते तो वह चीज दूसरे इंसान की हो जाती है। और यहाँ पर भी यही रूल लागू होगा। अगर कंपनी की हालत ठीक करनी है तो साइन करो, वरना पैसे के इंतजाम तुम खुद कर लो। लेकिन तभी राजेश कपूर की नजरें पैसे के अमाउंट पर पड़ी। वहां पर 100 करोड़ लिखा हुआ था। यह अमाउंट सुनकर उसकी आंखें फटने को थी, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं मिली थी। उतनी तो उसके शेयर की वैल्यू भी नहीं थी। इसीलिए वह कुछ सोचते हुए साइन कर देता है। तभी दूसरी ओर अनाया भी साइन करती है और उसके पास धनंजय ठकराल भी साइन करते हैं और वह पेपर्स वापस लेकर अपने सेक्रेटरी को दे देता है आगे की प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। थोड़ी देर में ही कंपनी के अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर हो जाते हैं। यह देखकर बाकी के शेयर होल्डर खुश हो जाते हैं। उन्होंने अगली मीटिंग 1 महीने बाद रखी थी ताकि वह कंपनी की प्रोग्रेस वापस देख सके। इतना बोलकर वह लोग बाहर चले जाते हैं। क्या अनाया इस बार राजेश कपूर को फंसा पाएगी? और क्या आगे चलकर राजेश कपूर अनाया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? मीटिंग रूम के बाहर अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि मीटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन किसी ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि पूरी मीटिंग में 2 हवस और लालच भरी निगाहें अनाया पर टिकी हुई थी। हालांकि इस चीज को अनाया ने नोटिस किया था। अनाया एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ रहने वाली लड़की थी। वह काफी घंटे तक योग करती थी। हल्की सी नजर अगर किसी की उस पर पड़ जाती थी तो वह महसूस कर लेती थी। तो भला विशाल मेहता का उसे घूरना वह कैसे महसूस नहीं करती? उसने बस उस चीज को इग्नोर किया। वह मीटिंग में कोई तमाशा नहीं चाहती थी, लेकिन गुस्से से उसकी मुठिया कसी हुई थी। पिछले जन्म में जो घटिया आदमी उसका पति होकर उस पर एक नजर नहीं डालता था, वह इस जन्म में कुछ न होते हुए भी बस उसे लालची निगाहों से घूरे जा रहा था। उसे अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। उसका बस चलता तो वह विशाल मेहता को पीट डालता, लेकिन वह मजबूर थी। वो लोग जैसे ही बाहर निकलती हैं, विशाल मेहता चार्मिंग आवाज में अनाया के पास जाकर बोला, तुमसे वापस मिलकर अच्छा लगा। अनाया जो वहां खड़ी थी, वह उसे 2 कदम पीछे हटकर मुस्कुराकर बोली, मिस्टर मेहता आप यहाँ पर? फिर वह कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोली, वह मुझे माफ कीजिएगा, मुझे याद आया आप तो मेरी बड़ी बहन के साथ आए थे। यह सुनकर विशाल मेहता का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि वह अनाया से नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन अनाया पहले ही उसे जानवी के साथ जोड़ चुकी थी। वह उसे गिरकर मना करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग की दोस्ती बस मामूली है। जब तुम यहाँ नहीं थी तो वह अक्सर मेरे साथ खेलने आती थी और हम लोग अच्छे दोस्त बन गए। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वही अनाया कुछ बोलती नहीं, बस हमें सिर हिला देती है, क्योंकि उसे विशाल मेहता की घटिया फितरत पता थी। तभी धनंजय ठकराल अनाया को देखते हुए प्यार से बोले, अनाया बिटिया चलो मेरे साथ। अनाया अपने ख्यालों से बाहर आई और वो लोग वहां से चलकर सीधे ही बाहर निकल गए। दूसरी ओर उनका पीछा करते हुए राजेश कपूर भी निकल गया, क्योंकि वह धनंजय ठकराल के साथ अनाया को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। उसे लग रहा था कि कहीं धनंजय ठकराल अनाया का ब्रेन वॉश ना कर दे और उसको राजेश कपूर के खिलाफ न भड़का दे। लेकिन उसे बेवकूफ को क्या पता कि अनाया कभी उसके साथ थी ही नहीं। वह लोग अभी आगे थोड़े ही कॉरिडोर में चले होंगे, तभी पीछे से राजेश कपूर उन्हें रोकते हुए बोला, मिस्टर ठकराल आप अनाया को लेकर कहाँ जा रहे हैं? वहीं उसे इस तरह से बीच में रोकता देख धनंजय ठकराल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह उसे घूरते हुए कड़क आवाज में बोला, मिस्टर राजेश कपूर, इस बात से आपको क्या लेना देना कि मैं अनाया बिटिया के साथ कहाँ जा रहा हूँ? मुझे उससे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? यह सुनकर राजेश कपूर थोड़ा गुस्सा हो गया। वह मुठिया करते हुए बोला, मिस्टर ठकराल अनाया को घर जाना होगा। वैसे भी मैं घर ही जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं उसे अपने साथ लेते हुए चलता हूँ। आप उसे बाद में भी बात कर सकते हैं। साफ साफ उसे देखकर लग रहा था कि वह धनंजय ठकराल को अनाया से बात नहीं करने देना चाहता था।
इसीलिए बहाने बना रहा था। यह सुनकर धनंजय ठकराल कड़क आवाज में बोले, मुझे पता है कि तुम बस अनाया को मुझसे दूर ले जाना चाहते हो, इसीलिए नाटक करना बंद करो। और वैसे भी मैं अनाया को उसकी माँ की कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, इसलिए आज वह मेरे साथ रहेगी। और आज रात भी वह घर पर नहीं आएगी। वह उसकी माँ की एक जगह पर जाएगी जहाँ वो कभी भी रुक सकती है। और अगर तुम लोग उसे परेशान करो तो उसके पास रहने की कोई जगह हो, मैं उसे आज वह जगह दिखाने वाला हूँ। इसीलिए अच्छा होगा कि हमें अकेला छोड़ दो। यह सुनकर राजेश कपूर की मुठिया कस गई। वह फिर भी बेशर्म होकर बोला, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं भी वह जगह देख लूंगा। मुझे भी पता चलेगा कि मेरी वाइफ ने अपनी बेटी के लिए क्या छोड़ा है। यह सुनकर धनंजय ठकराल अब गुस्से से पागल होने लगा था। वह इस बेवकूफ राजेश कपूर का क्या करें, उसे समझ नहीं आ रहा था। वह थोड़े कड़क और नाराज आवाज में बोले, मिस्टर राजेश कपूर, यह आखिरी वार्निंग है। अच्छा होगा कि आप बीच में ना पड़े। और वैसे भी अगर उसे जगह को मुझे आपको दिखाना होता तो वह सालों पहले ही दिखा चुका होता। वह आपकी नहीं, अनाया बिटिया की जगह है और उस जगह पर उसके अलावा कोई भी अंदर नहीं हो सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। तो अच्छा होगा कि आप अब आगे कोई बहस ना करें और खुद को शर्मिंदा न करें। वही राजेश कपूर जो बेशर्म होकर उनके साथ जाना चाहता था, अब उसके ईगो पर बात आ गई थी। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, जैसा आप चाहे। फिर अनाया की ओर देखकर बोला, वक्त पर घर पर आ जाना। घर से बाहर रहना अच्छा नहीं है। तभी अनाया भी बेरुखी से बोली, मिस्टर कपूर, जैसा कि आपने अभी अभी धनंजय अंकल से सुना, वह जगह मॉम ने मेरे लिए छोड़ी है, तो मैं आज रात मॉम की यादों के साथ बिताना चाहती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। यह बात उसने सार्कास्टिक वे में कही थी, जैसे राजेश कपूर इसका तंज समझ गया और मुंह फुलाते हुए वहां से चला गया। उसे इस तरह से जाता देख अनाया के चेहरे पर एक शैतानी भाव आ गया, लेकिन धनंजय ठकराल ने उसे देखा नहीं। वह लोग जैसे ही नीचे गए तो धनंजय ठकराल उसे प्राइवेट पार्किंग की ओर ले जाने लगा, जिस पार्किंग को एक दीवार से अलग किया गया था। वहां पर कोई नहीं जा सकता था। वहां पर कुछ कार भी पार्क थी, वह भी गीता कपूर की ही थी, जिसे काफी अच्छे से संभाल कर रखा गया था और उसकी हर रोज साफ सफाई भी होती थी। धनंजय ठकराल उसे दिखाते हुए बोला, यह तुम्हारी मोम की कार है, जिसे तुम चला सकती हो, जिसकी चाबियां उसे रैंक में पड़ी है। वैसे तो यह काफी यूनिक दिखती है, लेकिन इसकी एक खासियत है, इनमें से कई कार पर कोई भी लोगो नहीं है, वो कस्टमाइज्ड करवाई गई है। क्या अनाया अपनी मॉम के बारे में जानेगी कोई नई चीज, या फिर खुलेगा कोई नया राज? और क्या वो सितेली माँ बेटी लेगी अनाया से बदला? पार्किंग लॉट में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया अपनी माँ के कार का कलेक्शन देखती है, लेकिन यह देखकर अनाया को थोड़ा अजीब लगा और वह कंफ्यूजन से बोली, धनंजय अंकल, अगर यह मॉम की कार है तो यह अब तक यहाँ पर क्यों है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, राजेश कपूर इतना लालची इंसान है तो वह इन करोड़ों की कारों को नहीं छोड़ेगा। वह जरूर इस पर अपना हाथ साफ करेगा। यह सुनकर धनंजय ठकराल ठहाका मारकर हंसते हुए बोले, वैसे अनाया बेटा, तुम बात तो सही कर रही हो, लेकिन उसे कपटी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वह इन्हें छुपी पाए। यह सभी चीज फिंगरप्रिंट से चलती है और इनमें सिर्फ दो ही लोगों के फिंगरप्रिंट है, एक तुम्हारी मॉम के यानी कि हमारी मैडम के, और दूसरे तुम्हारे। तुम दोनों के अलावा इस जगह को कोई भी नहीं छू सकता, न ही इन कार्स को चला सकता है। इसमें काफी एडवांस मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसकी डिजाइन खुद गीता मैम ने की थी, इसीलिए वह लालची इंसान इसे नहीं छू सकता और यह बात वह भी जानता है। इसीलिए उसने बाहर यह बात फैला दी है कि उसने यह सारी चीज अपनी पहली बीवी की याद में संजो कर रखी है, ताकि बिजनेस की दुनिया में लोग उसे अच्छा इंसान और वफादार इंसान समझ लिया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसने तो एक बार इसे बेचने की भी कोशिश की थी, लेकिन लाख मेहनत के बाद भी वो लोग कार का दरवाजा तक नहीं खोल पाए, तो आखिर में उसने हार मान ली। यह सुनकर अनाया मुस्कुराने लगी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे राजेश कपूर से और नफरत हो रही थी। फिर वह धनंजय ठकराल उसके साथ एक लिफ्ट के पास गए। यह एरिया कंपनी के पीछे वाला एरिया था, जहां पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए आसपास कोई भी नहीं था। वहां पर स्पेशली एक गेट कीपर भी था, जो सालों से ही यहीं पर जॉब कर रहा था। अनाया को हल्के हल्के से याद आता है कि यह तब भी यहाँ पर था, जब उसकी माँ उसे यहाँ लेकर आई थी
और यह गेटकीपर उसे चॉकलेट दिया करता था और वह उनके साथ काफी खेलती भी थी। उन पुरानी यादों को याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उस गेटकीपर को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, कैसे हो काका? सालों बीत गए आपको देखे हुए। दूसरी ओर वह मिडिल एज आदमी तो काफी बुझे हुए नजरों से वहां बैठा हुआ था। एक जानी पहचानी आवाज सुनकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह अपनी बूढ़ी चमकती हुई आंखों से अनाया को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, अनाया बिटिया, तुम, क्या सच में यह तुम हो? यह कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को सालों बाद पानी के दर्शन हो रहे हो। वह आगे जाकर लड़खड़ाती आवाज में नम आंखों के साथ बोला, बिटिया, सच में यह तुम ही हो ना? मुझे कोई वहम तो नहीं हो रहा? फिर खुद ही अपने सिर पर मार कर बोला, नहीं, मैं तुम्हारी आवाज नहीं भूल सकता। तुम्हारी आवाज की वह खनक आज भी मेरी कानों में गूंजती है जब तुम मेरे आसपास खेलती थी और मुझसे चॉकलेट मांगती थी। यह कहते हुए उसका गला भर आया। वही उसकी बातें सुनकर अनाया को दिल में दर्द हुआ कि इन्हें अभी भी उसके बारे में याद है, लेकिन वो उन्हें भूल गई। अनाया समझ गई थी कि भले ही उसके कुछ रिश्ते खराब है, लेकिन उसकी माँ की वजह से उसके पास कई ऐसे रिश्ते हैं जो उसके लिए जान देते थे। वह मुस्कुराकर काका के पास गई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर थोड़ी नर्म आवाज में बोली, काका, आप इस तरह से पीछा नहीं छुड़ा सकते मुझसे। आप चाहे कितने भी इमोशनल क्यों ना हो, मैं आपसे आज भी अपनी चॉकलेट लेकर रहूंगी। इतना बोलकर वह मुस्कुरा देती है। वहीं उनकी बात सुनकर काका मुस्कुराते हुए जेब से एक चॉकलेट निकालकर आगे बढ़ाते हुए बोले, मुझे पता था बिटिया, तुम एक न एक दिन जरूर आऊंगी, इसीलिए मैं हमेशा अपनी जेब में तुम्हारे लिए चॉकलेट रखता था। आज मेरा इंतजार पूरा हुआ। इतना बोलकर वह मुस्कुरा देते हैं। वह जैसे ही उनके हाथ से चॉकलेट लेती है, अनाया गलती से उनकी नस पकड़ लेती है। यह महसूस होते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह काका को घूरते हुए बोली, काका, आपको तो आराम की जरूरत है, तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? यह सुनकर काका मुस्कुराकर बोले, बिटिया, आपका इंतजार कर रहा था, इस आस में कि अगर मैं यहाँ नहीं रहा और आप आ गई तो आपको अकेला लगेगा। यह सुनकर अनाया को दिल के किसी कोने में गर्माहट मिली कि एक इंसान जिसे वह कब का भूल चुकी थी, उसके जहन में भी उसका जिक्र नहीं था। वह इतने दर्द में उसका इंतजार कर रहा था। वह मुस्कुराकर बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं अक्सर अब यहाँ आऊंगी और अब इसी पार्किंग में आऊंगी, तो अब जाए और आराम कीजिए। लेकिन वह जिद्दी बनते हुए बोले, नहीं बिटिया, मैं यही रहूंगा। उनकी जिद देख अनाया पीछे मुड़कर धनंजय ठकराल की ओर देखकर बोली, धनंजय अंकल, आप काका की जरूरत की चीज यही मंगवा दीजिए और उस कोने में काका की रहने के लिए एक छोटा सा शेल्टर बनवा दीजिए ताकि वह यहाँ पर आराम कर सके। और हाँ, उसमें हर तरह की सुविधा होनी चाहिए। फिर अपने पर्स से 2 लाख रुपए निकालकर काका को देते हुए बोली, अब आज से हर रोज अपने पास फ्रूट रखेंगे। जब भी मैं आऊंगी मैं आपसे ही फ्रूट खाऊंगी और मेरे लिए ही नहीं, आप उनमें से खुद भी खाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर वह पैसे काका के हाथ में रख देती है और वहां से आगे बढ़ जाती है। उसकी बात सुनकर काका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे गीता मैडम की बात याद आ गई, क्योंकि सालों पहले गीता मैडम ने भी कुछ ऐसा ही किया था। दरअसल उस वक्त काका की नजरें थोड़ी कमजोर थी और डॉक्टर ने उन्हें हरी सब्जियां और जूस पीने को कहा था, लेकिन काका के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। तो गीता मैडम ने एक बड़े सी अमाउंट काका को देकर कहा कि आप हर रोज यहाँ पर जूस और फल लाकर रखेगी मेरे लिए, और अगर मैं नहीं आती तो आप उन्हें खुद ही खा जाएंगे। यह याद करते ही उनकी आंखें नम हो गई और वह धीमे से बोली, बिल्कुल गीता मैडम की परछाई है। मैडम, आपकी परछाई बिल्कुल आप ही की तरह दयालु है। इतना बोलकर वह आसमान में देखते हैं, जैसे वह गीता कपूर को अपनी बेटी के लिए आश्वासन दे रहा हो कि वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल वैसी जैसा आप उसे बनाना चाहती थी वैसी। क्या अनाया को उसकी मॉम की जगह पर कुछ नया मिलेगा? और क्या आगे चलकर सब कुछ ऐसे ही चलेगा कि जानवी की नफरत उसे ले डूबेगी? कपूर मेंशन में दूसरी ओर कपूर मेंशन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। जानवी कपूर और रवीना कपूर गुस्से से पागल हुई जा रही थी। जानवी कपूर ने तो अपने गुस्से को कम करने के लिए कपूर मेंशन की कई सारी चीज भी तोड़फोड़ कर दी थी, लेकिन रवीना कपूर तो गुस्से से वही सोफे पर बैठी हुई थी। वह दोनों इतनी गुस्से में थी कि अगर आज अनाया घर आती तो वह जरूर उन्हें पीट देती या फिर उनका मर्डर ही कर देती। उन दोनों को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह लोग जो हरकतें कर रहे हैं
उन हरकतों की वजह से लोग उन्हें पागल समझ रहे हैं। वहां खड़े सभी नौकर गॉसिप करने लगे। जो भी नौकर वहां से गुजर रहे थे वह उन दोनों माँ बेटी को मेंटल समझ रहे थे, क्योंकि वह दोनों बिल्कुल किसी पागल की तरह हरकतें कर रहे थे। सब कुछ मिलने के बाद खोने का जो एहसास उन दोनों के दिल में बैठा था वह उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा भयानक था, क्योंकि जब से उन दोनों ने गीता कपूर से सब कुछ छीना था तब से उन दोनों को इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं करनी पड़ी थी। वह लोग हमेशा ही कपूर मेंशन पर राज करते थे और कपूर इंडस्ट्री को अपनी मिल्कत बताते थे, लेकिन आज उनकी जो बेइज्जती हुई थी उनको आईना दिखा दिया था कि उनकी औकात कितनी है, और यही चीज उनको अनाया के लिए और नफरत करने को मजबूर कर रही थी। अभी वह लोग आगे कुछ कहते उससे पहले ही वहां पर कदमों की आवाज सुनाई दी। वह दोनों उस ओर देखते हैं तो वहां पर राजेश कपूर खड़ा था, जिसका चेहरा आज पहली बार गुस्से से काला पड़ा हुआ था। वह जैसे ही अंदर आता है रवीना कपूर किसी पागल औरत की तरह उस पर चिल्लाते हुए बोले, तुम आ गए मुंह उठाकर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज तुमने मेरी इतनी बेइज्जती होने दी, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। वह किसी आवारा कुत्ते की तरह भौंके जा रही थी। वहीं उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि राजेश कपूर पहले से ही गुस्से से आग बबूला हो रहा था, क्योंकि उसकी बेइज्जती भी हुई थी और धनंजय ठकराल ने उसे साफ साफ वार्निंग दी थी। ऊपर से रवीना कपूर का यह बिहेवियर उसे और गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि आज तक रवीना ने चापलूसी भरा बिहेवियर ही दिखाया था। वह राजेश कपूर के सामने हमेशा खुद को बेचारा और सबसे ज्यादा मासूम दिखाती थी। उसने अपनी यह लोमड़ी जैसी साइड कभी उसे दिखाई ही नहीं थी। ऊपर से आज तो वह सच में किसी पागल कुत्ते की तरह भौंक रही थी, जिसे देखकर राजेश कपूर का पारा हाई हो गया। वही रवीना कपूर राजेश कपूर के एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए अभी भी उसके कोलार को पकड़कर उसे हिला रही थी और सवाल पूछे जा रही थी, जैसे गलत सिर्फ उसके साथ ही हुआ हो और वही सबसे ज्यादा बेचारी हो। राजेश कपूर को भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अपनी हाथों से रवीना कपूर को झटका देकर खुद से दूर करता है और गुस्से में एक तमाचा उसके गाल पर मार देता है। यह तमाचे की गूंज इतनी ज्यादा थी कि आसपास काम कर रहे नौकर भी डर के 2 कदम पीछे हट गए। वही जानवी कपूर जो गुस्से से पागल होकर बैठी थी वह भी थोड़ी सी डर गई, और रवीना कपूर जो नीचे गिरी हुई थी वो तो किसी सदमे में चली गई, क्योंकि पहली बार राजेश कपूर ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। वह आज तक जो भी करती आई थी राजेश कपूर बस उससे ज्यादा नाराज होता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ तक कि उसने गीता कपूर के साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी राजेश कपूर बस उसे समझाना था और हल्का सा डांट कर छोड़ देता था, उसे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज तो उसे इतना ज्यादा जोर का तमाचा पड़ा था कि उसका जबड़ा तक हिल गया था और वह साफ साफ अपने मुंह में दर्द महसूस कर रही थी। वह अपनी नजरों में अविश्वास भरे अपने सूजे हुए गाल पर हाथ रखकर नम आंखों से राजेश कपूर को देखती हैं, जिसे राजेश कपूर ने उसके साथ क्या ही कर दिया हो। तभी उसे लगा जब राजेश कपूर उसे सहानुभूति देगा। उसे उलट राजेश कपूर उसे उंगली दिखाते हुए दांत पीसकर बोला, अपनी औकात मत भूलो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जो चाहे वह कर सकती हो, और वह जो कुछ भी हुआ उस पर कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी थी। तुम ही ओवर कॉन्फिडेंस होकर मेरे साथ आई थी। मैंने नहीं कहा था कि तुम चलो, यह आइडिया भी तुम दोनों माँ बेटी का ही था कि हम अनाया से उसकी कंपनी छीन लेंगे, लेकिन तुम दोनों को ही लालच जग रही थी। तो अब भुगतो, तुम दोनों की वजह से मेरे लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई। इतने सालों से जो मैंने एक अच्छा बाप होने की प्रतिष्ठा कमाई थी वह मिट्टी में मिल गई, और अब वह धनंजय ठकराल मेरे सिर पर नाच रहा है। एक और गलती और वह हमारे हाथ से कंपनी छीन लेगा। अगर मैं कंपनी का सीईओ नहीं रहा तो तुम लोगों की ऐशो आराम की जिंदगी और हाई सोसाइटी में यह दिखावा करने की चीजें तुम कहां से लाओगे, यह कभी सोचा है? यह सुनकर वह दोनों के ही चेहरे काले पड़ गए। अब तो उन दोनों के चेहरे पर भी डर छा गया था, कहीं उनके हाथों से सब कुछ चला ना जाए। जानवी कपूर बौखलाए आवाज में बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे हाथ से कुछ नहीं जा सकता। वह किसी पागल औरत की तरह बिहेव कर रही थी। वह ना मैं सिर हिलाते हुए बोली, मैं इस मुसीबत की जड़ को ही मिटा दूंगी, फिर मैं भी देखती हूँ कौन मेरे पास से मेरा हक छीनता है। यह सब कुछ मेरा था और मेरा ही रहेगा, कोई मुझे कुछ नहीं छीन सकता। इतना बोलकर वह अपने नाखून चबाने लगी। वही उसकी हरकत से राजेश कपूर और रवीना कपूर की आंखें भी बड़ी हो गई।
क्योंकि जानवी कपूर इस वक्त किसी सनकी की तरह नजर आ रही थी, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। वो दोनों तुरंत उसे शांत करवाते हैं। क्या जानवी अपने पागलपन ने अनाया को रास्ते से हटा देगी? और क्या इस बार भी अनाया की जिंदगी खत्म हो जाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।